हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे? आई होप आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज के एपिसोड में हम कुछ एक नई स्टोरी लेकर आए हैं और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये स्टोरी है भीमा कोरेगांव की कहानी है, जो जिसके बारे में ये क्या सही कहानी है, इसके पीछे की क्या बैकग्राउंड है, इसके बारे में हम चर्चा करने के लिए आए हैं। तो कहते हैं कि जिन खोया तीन पाया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बुरन डरा रहा किनारे बैठ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कोशिश करता है उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। जैसे आपने देखा होगा, गोताखोर पानी के अंदर जाता है और काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। इसी तरह से और जो मरने के डर से किनारे पर ही बैठा रहता है उसको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए कहा गया है कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। और आज यही हाल अपने बहुजन समाज का है। आज अपने बहुजन समाज के लोग भी बैठ के इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई मसीहा आएगा, कोई डॉक्टर अम्बेडकर फिर से आएंगे, कोई कांशीराम आएंगे जो हमें फिर से लड़ करके हमें आज़ाद करा के जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बाबा साहब ने कहा है सेल्फ हेल्प इज ए बेस्ट हेल्प, यानी और खुद की सहायता सबसे अच्छी सहायता होती है। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, अब कोई आने वाला नहीं है। तो मैं आज बात करूंगा भीमा कोरेगांव के 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव की क्या कहानी है, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम चर्चा करने के लिए आए हैं। तो ये कहानी है आपका आज से 600 साल पहले की 600 साल पहले की घटना है। ये महाराष्ट्र में एक जगह है कोरेगांव, जहाँ पेशवा ब्राह्मणों ने उसमें के महारों के ऊपर एक कानून लागू किया था, विधान लागू किया था। उस विधान के अनुसार महारों को कमर में झाड़ू और पीछे गले में मटका बांधने का आदेश था। कमर में झाड़ू इसलिए ताकि चलते वक्त उनके पैर के निशान खुद ब खुद मिट जाए, और गले में मटका इसलिए ताकि उनका थूक भी जमीन पर ना गिर सके। इस तरह का उन्होंने कानून पास किया था। इतना अत्याचारी कानून था। और ऐसे भी उस समय के ज़माने में दलितों पर इस तरह के अत्याचार और घृणा समझे कि आम बात थी। फिर उसके बाद से 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ। अब ये जो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ, इसका क्या मतलब है? ये भीमा कोरेगांव का मतलब क्या है? तो भीमा कोरेगांव का मतलब है कि ये जो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र का एक कोरेगांव है। उस कोरेगांव में महाराष्ट्र में एक कोरेगांव है। उस कोरेगांव के भीमा नदी के किनारे ये कि युद्ध हुआ पेशवा ब्राह्मण और अंग्रेजों के बीच में, जिसको भीमा कोरेगांव के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हम आज इसे भीमा कोरेगांव कहते हैं। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अपना राज्य विस्तार करने के लिए अपना सत्ता स्थापित करना चाहते थे, और इसके लिए पेशवा ब्राह्मणों को हराना जरूरी था। तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी योजना बना करके युद्ध की घोषणा कर दी पेशवा ब्राह्मणों को हराने के लिए। जब हराने की घोषणा की तो ये बात उस समय समझिए उसमें महार समझिए अपने कटकादी और वीरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो जब उनको ये बात पता चली तो वो पेशवा ब्राह्मणों के पास गए और कहा कि हम आपकी तरफ से लड़ना चाहते हैं, हम आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने पेशवा ब्राह्मण ने पूछा क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि हमारे समाज के जो लोग हैं उनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बंधा है, इसको हमेशा के लिए हटाना होगा। तो पेशवा ब्राह्मणों ने कहा कि तुम महारों को जो सुई की नोक होती है, उस नोक के बराबर जो धूल होता है उतना भी अधिकार देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और बहुत अपमानित किया, महारों को अपमानित करके ब्राह्मणों ने क्या किया, वहाँ से भगा दिया। जब भगा दिया तो इस घटना के बारे में इसके बारे में जानकारी जैसे ही अंग्रेजों को मिली तो अंग्रेजों ने सारे महारों को पास में बुलाया और कहा कि तुम लोग मेरे तरफ से लड़ो। अगर तुम मेरे तरफ से लड़ोगे और जीतोगे तो ये जो तुम्हारी परेशानी है हमेशा के लिए हम ख़त्म कर देंगे। तो महारों ने कहा कि मुझे मौका दीजिए, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे आपको जीत दिलाने के लिए। और फिर अंग्रेजों ने उनको क्या किया, अपने सेना में भर्ती कर लिया और लड़ाई स्टार्ट हुई। जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसके युद्ध के एक दिन पहले रात को जब महार जितने सेना थे सब जा रहे थे भीमा कोरेगांव नदी के किनारे युद्ध लड़ने के लिए। तो जैसे ही इसके बारे में ब्राह्मण पेशवा बाजीराव का जो सेना था उन लोगों को पता चली तो उस युद्ध में महारों की तरफ से सिद्धनाथ सेनापति भी लड़ने आ रहा है
तो रात को ही समझिए 2000 सेना पेशवा ब्राह्मणों का भाग गया, क्योंकि ये जो सिद्धनाथ था ये इतना शक्तिशाली, इतना बलवान था, जैसे आज का पुष्पा मूवी आपने देखा होगा, जो पुष्पा है उस तरह से था, एक साथ कई लोगों को मारता था, बहुत ही शक्तिशाली था। उसके डर से उसके 2000 सेना रात को ही भाग गए पेशवा ब्राह्मणों के। फिर उसके बाद सुबह हुई और ये लड़ाई चालू हुई। उसमें महारू के पास 500 सेना थी, महारू के 500 सेना थी और पेशवा बाजीराव के पास 26,000 सेना थी, और इन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हुई और ये बहुत ही घमासान भीषण लड़ाई हुई, और ये लड़ाई 12 घंटे तक लगातार चलता रहा। इसमें उसमें महारू ने अपनी पूरी जान की बाजी लगा करके 26,000 जो पेशवा ब्राह्मण थे वहाँ उनको गाजर मूली की तरह काट करके फेंक दिया और अपनी जीत को स्थापित किया, जिसकी खुशी में अंग्रेजों ने समझिए कि वहाँ एक स्मारक स्थल बनवाया, जिसका आज हम भीमा कोरेगांव के स्थल के नाम से जानते हैं। ये महारू के वीर गाथा का प्रतीक है। इस पे उस युद्ध में जितने शहीद हुए सैनिक थे सबका उस पर नाम अंकित है। 1851 में इनको मेडल देकर ही सम्मानित किया गया। इतनी बड़ी घटना के बारे में आज भी ये मनवादी मीडिया कोई चर्चा करते हुए, जिक्र करते हुए नजर नहीं आती, क्योंकि ये जो युद्ध था ये एक तरफ महारू के शौर्य गाथा का विजय था, तो दूसरी तरफ समझिए कि आपके पेशवा ब्राह्मणों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा था। इस भीमा कोरेगांव के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब बाबा साहब अम्बेडकर 1 जनवरी 1927 को शिवराव काम्बले के बुलाने पर इस स्मारक स्थल का दौरा किया। कि बाबा साहब वहाँ पर गए तो देखा कि पेशवा जो बाजीराव द्वितीय है, पेशवा ब्राह्मण बाजीराव द्वितीय की जाति उत्पीड़न और महारू के जीत के प्रतीक के रूप में बाबा साहब ने हर साल इसकी बरसी विधिवत रूप से मनाने की घोषणा की, शुरुआत की। उनके ये जो घोषणा बाबा साहब ने किया, इसके पीछे क्या उनका एक निजी इतिहास भी था। वो इतिहास ये था कि बाबा साहब खुद महार जाति से थे और उनके पिताजी भी महार रेजिमेंट में सूबेदार पद से रिटायर हुए थे, और उनके दादाजी भी महार रेजिमेंट में काम किए थे। और महार रेजिमेंट के साथ साथ कोरेगांव का बाबा साहब के जीवन से गहरा संबंध भी था, जिसका जिक्र खुद बाबा साहब ने अपने किताब में वेटिंग फॉर द विजन में किया है। उसमें लिखते हैं बाबा साहब कि जब उनके पिताजी फौज से रिटायर होकर के आते हैं तो सतारा से कोरेगांव नौकरी करने के लिए जाते हैं, और जब जाते हैं तो एक दिन बाबा साहब अपने भाई के साथ और अपने बहन के साथ अपने पिताजी से मिलने के लिए वहाँ निकलते हैं। और जैसे ही जब स्टेशन पहुँचते हैं तो स्टेशन से अपने पिताजी के पास जाने के लिए उनके पास कोई गाड़ी नहीं होता, कोई साधन नहीं होता है, तो काफ़ी समय तक वेट करने के बाद उन्हें एक बैलगाड़ी मिलती है और उस पर बैठ करके वो लोग जाने लगते हैं। जब जाने लगते हैं तो रास्ते में जैसे ही गाड़ी वाले को पता चलता है कि ये जो लड़के हैं और छूत जाति के हैं, महार जाति के हैं, तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और इन बच्चों को उस गाड़ी से इस तरह उठा कर बाहर फेंकता है जैसे पोटली से कूड़ा करकर उठा कर फेंका जाता है। फिर बाद में इन बच्चे समझे कि दुगना किराया देने की भी कोशिश की, लेकिन उस गाड़ी वाले ने नहीं सुना। फिर रात में भूखे प्यासे पैदल चल करके नंगे अपने पिताजी के पास किसी तरह पहुँचे। रास्ते में बहुत तेज की प्यास लगी बाबा साहब को, लेकिन किसी ने पानी तक नहीं पिलाया। जब इस घटना के बारे में बाबा साहब अपने सभाओं में, कार्यक्रमों में लोगों को बताते थे तो उनके आंखों से आंसू बहने लगते थे। तो इस तरह की ये घटना थी। जब तक बाबा साहब जिंदा रहे तो भीमा कोरेगांव जाते रहे और वहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ाते रहे, सेनाओं को सलामी देते रहे। जब वो चले गए दुनिया से तो उसके बाद से ये बात कांसीराम को पता चली, तो कांसीराम साहब भी हर साल वहाँ जाते रहे, हर साल वहाँ कार्यक्रम करते रहे। और वो भी जब चले गए तो उनके बाद ये वामन मेश्राम साहब को पता चली। तो वामन मेश्राम साहब ने क्या किया कि बहुत ही बाकायदा एक कार्यक्रम बना के पूरे देश भर में भीमा कोरेगांव के बारे में पूरे लोगों को बताया। और जब ये बात भीमा कोरेगांव की पूरे देश भर के लोग जान गए तो आज पूरे देश भर के लोग भीमा कोरेगांव जाते हैं। हर 1 जनवरी वहाँ जाते हैं और बहुत सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। तो ये कहानी आपका है, बहुत बड़ी कहानी है जिसको हमें छिपा कर रखा गया है। तो आप लोगों को आई होप मेरी बातें समझ में आई होगी और आशा करते हैं आप लोगों को
कि आप लोग मेरी बातें समझ में आई होगी। किन किन लोगों को समझ में आया जल्दी कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरी अभी सेहत भी समझिए कि काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से दूर था। लेकिन अब धीरे धीरे सिर्फ ट्रैक पे आ रहा हूँ, अभी सेहत थोड़ा सा सही हुआ है और जल्दी हम फिर से वापस आ जाएंगे पुराने तरह से। और इस बार कुछ बहुत ही बड़ा करने जा रहे हैं जो आपको देखने को मिलेगा इसी 2025 में। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी शेयर भी कीजिए, ताकि ये जो जानकारी है, ये कीमती जानकारी अन्य लोगों को भी मिल सके। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय।